बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। नाज़रीन, मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा जो पहले मरहले में वफाकी कैबिनेट से हो चुका मंजूर, अब हुकूमत बड़ी कानून साजी की बाजी से रह गई है चंद कदम दूर। अहम स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी ने भी दिया बज़ाहिर हुकूमत को सॉफ्ट शोल्डर। पीपल्स पार्टी ने आगाज में 3 नकात पर किया इत्तेफाक, ताहम कई तरामीम पर नीम रजामंदी नजर आई, और जब बात 18वीं तरमीम पर आई तो हुकूमत ने भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर लचक दिखाई। आनी तरामीम पर मुकम्मल इत्तेफाक के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। इसी मकसद के लिए ऐवान वज़ीर आज़म में इशाइये की बैठक पर इत्तेहादियों की दस्तक भी हुई, गोया माने हुओं को मनाने की काविश हुई। बात करेंगे आईनी तरामीम में पीपल्स पार्टी के किरदार की, तो बज़ाहिर एक तरफ है आइन की बालादस्ती का नारा और दूसरी जानिब हुकूमत को तिनके का सहारा, क्योंकि सारे मंजरनामे में मुतनाज़ शिकों की भी गूंज है। वो आईनी अदालत की वकालत हो या जजिस के बजरिया एग्जीक्यूटिव तबादले हों, सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी का सवाल हो या फौजदारी मुकदमात से सदारती इस्तिस्ना की सूरत में मुबैना राह फरार हो, एक अहम सवाल यह है कि इन तमाम तरामीम की सूरत में क्या 73 का आइन असल सूरत में बरकरार रहेगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को ना छेड़े जाने के बदले आइन का हुलिया बदलने में हुकूमत का साथ देगी? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, नेशनल असेंबली के मेंबर और साबिका सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया सहर साहिबा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सहर साहिबा, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में, इन तमाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलेवेंट सियासी जमात है, लेकिन आपकी जमात की हमेशा से जो एक स्ट्रगल है वो जमहूरियत की, अदलिया की आज़ादी पर रही है। आपको नहीं लगता कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से आईनी अदालत के ऊपर बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत के मुतरादिफ है? बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके मंशूर में आईनी अदालत शामिल थी और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी। उसकी क्या ज़रूरत पेश आई? इसलिए कि आप ये देखें कि जो आईनी मुकदमात हैं, जो कि वो मामलात हैं जो कि आईनी अदालत को देखने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम पब्लिक को रिलीफ पहुंचाने के बजाय वो इन्हीं मुकदमात में उलझा रहता है। और हमने ये देखा कि जो है वो चंद केसेस जो कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो कि आईनी इश्यूज हैं, उनके ऊपर अदालतें जो है अपना बेहतर वक्त सर्व करती हैं और जिसकी वजह से इंसाफ की फरहमी जो है वो डिले हो जाती है। तो वो हेडलाइंस तो ज़रूर बनती हैं, इंसाफ नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत ज़रूरत थी कि आईनी अदालत का क़याम हो, ताकि जो आईनी मामलात हैं जो कि आईनी अदालत में जाने चाहिए वो आईनी अदालत में जाए। ये 26वीं अमेंडमेंट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस सिलसिले में बहुत मुतहर्रिक थे और उन्होंने एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप भी किया। इसमें उस वक्त JUI भी इसकी हिमायत कर रही थी, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ के साथ जब कोशिश की कि जी सबसे मिलकर एक मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट लाया जाए, तो फिर जो मौलाना फजल रहमान के जो राब्ते थे तहरीक इंसाफ के साथ, उसके बाद ये तय हुआ कि जी आईनी अदालत ना बने और आईनी बेंच बन जाए। लेकिन वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि आईनी बेंच बनने से शायद अदालतों का बोझ तो बढ़ गया है और वो जो एक बेसिक मकसद था उस पर इस तरीके से जो है उसका वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो ये आईनी अदालतों का क़याम जो है ये तो पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन सहर साहिबा, आईनी अदालत के लिए जो चीज़ें, जो जिम्मेदारियां आप लोगों के जहन में हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात कर रही हैं, फॉर इंस्टेंस हम समझ लेते हैं कि आईनी अदालत उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती जो आप लोगों की सोच है या जिस तरह से इसको परफॉर्म करना चाहिए, तो इसके बदले में क्या आप लोग इसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे या आईनी अदालत को ख़त्म कर दिया जाएगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आईनी अदालत तो अभी तो बनी नहीं है और बनेगी तो उसका डेफिनेटली बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा और पाकिस्तान के अवाम को भी होगा। आप ही देखिए, जिस मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता है वहाँ पे तमाम मामला जो है वो बेहतरी के साथ चलते हैं। जब एक अदल व इंसाफ वक्त पर नहीं मिलता तो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इस पर बड़ा वजन है। आप ये देखें, हज़ारों मुकदमे जो हैं वो इल्तिवा का शिकार हैं, उनका कोई फैसला नहीं आता, इसलिए कि जो हमारे जो जजेस हैं वो ज़्यादातर उनके ऊपर बोझ होता है हाई प्रोफाइल केसेस का, आईनी केसेस का, तो वो उसमें जो है वो वक्त जो है सर्फ हो जाता है और आम पब्लिक के मसाइल जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो अब जो दीवानी मुकदमे हैं, जो दीगर
जो मुकदमात हैं वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और दीगर अदालतों में, और आईनी जो मुकदमात हैं वो जो सूबों के मबाइन जो इश्यूज हैं या जो इश्यूज जिनका ताल्लुक आइन से है वो जो है ना बराह रास्त जाएंगे आईनी अदालत में। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमने देखा कि जुडिशल एक्टिविज्म जो पहले शुरू हुआ, हमने जो है वो इफ्तिखार चौधरी की अदालतें भी देखी, हमने साकिब निसार की अदालतें भी देखी, हमने उसके बाद भी देखा कि एक जो है वो एक अजीब माहौल अदालतों में बन गया, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ इस बात की जरूरत को और भी ज्यादा महसूस किया गया कि आईनी अदालतों का क़याम हो जाए। ठीक है, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में जब हुआ साहिबा, तो उसमें आईनी अदालत के अलावा नैब के ऊपर भी ये मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला किया गया था कि इसको ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, फिर हमने देखा कि पीटीआई की हुकूमत आई। इन तीनों हुकूमतों ने हमेशा ये कहा कि नैब जो है वो पोलिटिसाइज करता है, विक्टिमाइजेशन इसके जरिए होती है, मगर किसी ने इसको ख़त्म करने की बात नहीं की। आज जब पॉलिटिकल हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नैब के ख़त्म करने की बात यकीनी तौर पर खुशाइन ज़रूर है आपकी हद तक, लेकिन इसके अंदर शक व शुबहात ज़्यादा उठ रहे हैं कि नैब को ख़त्म करने के पीछे ज़ाती शायद एहतसाब है, उससे मुबर्रा होने का एक अंसर है। देखिए, मेरे सामने अभी मुकम्मल ड्राफ्ट तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बता सकती हूँ वाज़ेह तरीके से कि पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं अमेंडमेंट हो रही थी तो पीपल्स पार्टी की तब भी यही कोशिश थी कि 73 का आइन जैसा मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर हुआ, इसी तरह से 18वीं अमेंडमेंट भी जो है मुश्तरका तौर पर जो है वो पास की जाए। इसीलिए एक तवील अरसे की मुशावरत उसमें हुई, और फिर उसमें ये कि हमारी ही कुछ सियासी जमातें थी जिन्होंने इस बात से भी इख्तलाफ किया कि आईनी अदालत ना बने, उन्होंने इस बात पे भी इख्तलाफ किया कि ये नैब जो है ये कायम रहे। हर दफा इसी तरह के शक व शुबहात जो है वो उभरते हैं। वैसे मेरे इल्म में नहीं है कि अभी नैब खत्म करने की कोई शिक इसमें शामिल है या नहीं है, क्योंकि मैंने फाइनल ड्राफ्ट नहीं देखा। कल नेशनल असेंबली में बिल ले होगा, फिर इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। तो बात यह है कि अब ये इसी तरह के शक व शुबहात के अंदर फिर हम बाद में कहते हैं काला कानून है। फिर हमने ये भी देखा कि तैयबा गुल को जो है होस्टेज रख के जो है नैब के मुकदमात बनाए गए। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर वो खत्म होती है मैं तो उसको बहुत वेलकम करूंगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि क्या ये इसका हिस्सा है या अमेंडमेंट का हिस्सा है या 27वीं के नहीं। ठीक है, लेकिन जो इतलात आ रही है सैर साहबा, उसमें जिस तरह से आईनी अदालत से मुताल्लिक बात है, इसी तरह से नैब के खात्मे और उसके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल हमारे सामने आ रही है। लेकिन नैब के बदले में कहा जा रहा है कि खुद मुख्तार एहतसाब कमीशन की बात हो रही है कि उसके बदले में खुद मुख्तार एहतसाब कमीशन तश्कील दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि खुद मुख्तार तो वो होगा, लेकिन उसके एहतसाब और उसकी शफाफियत का जो पैमाना है उसको किस तरह से आप लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कैसे इस बात के ऊपर लोगों को कायल कर पाएंगे, अवाम को और खुद दीगर जमातों को, कि जो एहतसाब इस कमीशन के जरिए होगा उसके ऊपर कोई शफाफियत के ऊपर कोई छाप नहीं होगी किसी भी सियासी जमात की या किसी भी हुकूमत की। अच्छा, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं किसी ऐसी चीज के बारे में दलाइल दूं या गुफ्तगू करूं जिस चीज का मुझे इल्म ना हो। पाकिस्तान की जो अपने से ज्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क को शिकस्त फाश देने की जो एक विक्ट्री है हमारी, इसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हर जगह पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। आप मुस्लिम ममालिक में देखें, वहां पे भी इस सिलसिले में जो है बहुत जश्न भी मनाया गया, वेलकम भी किया गया, पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा हुआ। अमरीकी सदर बारहा ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की विक्ट्री का जिक्र करते हैं, पाकिस्तानी पायलट्स की महारत और जो है इंडिया के फाइटर जेट गिराने का जिक्र करते हैं। 7 से 8 तो हो गए, कर दिए उन्होंने। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ वो फील्ड मार्शल की भी तारीफ भी करते हैं और उनकी बहादुरी, जुर्रत और बेहतरीन हिकमत अमली को भी सराहते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जंग जीती है, इसलिए वो फील्ड मार्शल है। बिल्कुल, उनके समेत जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो तारीफी कलमात से जरूर नवाज। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, अब दो चीजों के ऊपर सैर साहबा जा रही थी, लेकिन जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए नैब को रहने देते हैं, दूसरी चीज आईनी आईनी अदालत, ठीक है ना, दूसरी चीज आईनी अदालत थी और एक आर्टिकल 243। मैं समझती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आज तकरीबन शाम के औकात से ऑनवर्ड अब तक, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये चीज़ हर जगह पर डिस्कस हो रही है कि क्या इसकी वजह बनी कि आर्टिकल 248 तो पहले ही जो सदर मुमलिकत हैं उनको ये इस्तिस्ना फराहम करता है कि जब तक वो अपनी ओहदे पर बराजमान है उनके खिलाफ ना कोई गिरफ्तारी ना कोई केस होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को सैर साहिबा ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि आर्टिकल 248 के अंदर भी अमेंड कर रहे हैं और ये तजवीज़ किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत को ताहयात
یہ استثنا فراہم کیا جائے کہ نہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے نہ کوئی کیس ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ درست نہیں ہے ایسے موقع پر جب احتساب کے لیے ان تمام لوگوں کو پیش ہونے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کے اندر اعتماد بحال ہو سکے کہ ہر بڑا آدمی جو ہے وہ بھی احتساب کے دائرے میں آتا ہے؟ تو کیا وجہ بنی کہ آپ لوگوں کو امینڈ کرنے کی اس کو ضرورت پڑی؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ڈرافٹ فائنل سامنے آ جائے تو پھر اس پہ گفتگو کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. پہلی چیز یہ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، اگر آپ ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، ایک شخصیت کا، تو اس شخصیت نے تو اپنی پوری زندگی انجینئرڈ کیسز کو سامنا کرتے ہوئے گزار دی ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے سامنے سیف الرحمان کی معافی بھی ہے، ہمارے سامنے وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی آ گئی. ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسا موقع نہیں گیا. آپ یہ بھی دیکھیں پچھلی حکومت میں بھی جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا، عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی، فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات گرفتار کیا گیا. تو کون سا ایسا جبر، ظلم یا عدالت ہے جس کا انہوں نے سامنا نہیں کیا؟ ان کے کوئی کیسز ایسے نہیں ہیں جس میں وہ عدالت میں پیش نہ ہوئے ہوں. اگر آپ ایک شخصیت کی بات کر رہی ہیں، اب اگر جب ترمیم سامنے آئے گی تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں یہ شخصیت کے لیے نہیں، اگر کسی عہدے کے لیے ہے اور اس کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں صدر کے پاس تو ایسے بھی سیریمونیل پاورز ہوتی ہیں. صدر جو ہے وہ جو روزانہ کے جو امور ہے ان کے اندر تو وہ اس طریقے سے انوالو بھی نہیں ہوتے. اگر آپ ان کے عزت اور وقار کو جو ہے ہر وقت میں چیلنج کرتے رہیں گے اس عہدے کے، تو ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز کو دیکھا گیا ہوگا. لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ یہ کہوں گی کہ میں اس پر دلائل اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے ڈرافٹ فائنل دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب نیشنل اسمبلی میں بل پے ہوگا، ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو ایوان ہیں ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہے مختلف تجاویز اور سفارشات اور امینڈمنٹس کا جائزہ لے رہی ہیں. وہاں پہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوگی. ہم وہاں پہ قانونی ماہرین بھی ہیں، آئینی ماہرین بھی ہیں، سب مل کے اس کا جائزہ لیں گے اور ایک فائنل ڈرافٹ جو آئے گا اس میں ان تمام آپ کے جو سوال ہیں ان کا جواب تلاش ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس بل آئے گا. آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں سائر صاحبہ، لیکن یہ ہر جگہ پر رپورٹ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے سوال آپ کے تک رکھا کیونکہ یہ سائر صاحبہ معذرت کے ساتھ یہ صرف آصف علی زرداری صاحب سے متعلق نہیں ہے، ماضی کے صدر مملکت بھی ہو سکتے ہیں، حال کے موجودہ بھی ہو سکتے ہیں، اگلے مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ تجویز آتی ہے، چلیے میں ایسے آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دیتی ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی تجویز آتی ہے تو آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ کل کو کوئی اور بھی صدر مملکت ہو سکتا ہے، کل کو کوئی اور بھی بڑا عہدیدار اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں بھی استثنا فراہم کیا جانا چاہیے. تو آپ کے نزدیک یہ بالکل اخلاقی ضرورت ہے اور عین قانون اور جمہوریت کے مطابق ہے یہ؟ لیکن جب میرے سامنے اس کے دلائل، اس کی وجوہات اور وہ یہ امینڈمنٹ آئے گی، میں تو تبھی یہ رائے دے سکتی ہوں نا. میں رائے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ کس چیز کی کیوں ضرورت سمجھی گئی، کیا وہ شامل بھی ہے شیک جو ہے امینڈمنٹس میں یا نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر ایک گفتگو کروں اور وہ لا حاصل گفتگو ہوگی تو میں انہی جو ہے نا نکات پہ، انہی آرٹیکلز پہ، انہی شکوں پہ گفتگو کر سکتی ہوں جو کہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اس سوال کو میں تھوڑا سا اور موڈیفائی کر کے آپ کے سامنے کرتی ہوں. شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ایسی ہی ایک تجویز اس 27ویں یعنی ترمیم کے اندر لائی گئی تھی اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ انہیں کسی قسم کا فوجداری مقدمات کے اندر استثنا نہیں چاہیے. تو یہ جو تجویز تھی اس کو فوری طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہٹا لیا گیا ہے. اگر چلیے میں ایسے ریفریز کرتی ہوں، اگر ایسا کچھ ہو تو آپ لوگ بھی ایسا کریں گے یا اویل کریں گے؟ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ تجویز جو ہے وہ شاید تجویز اس کا آئینی جو امینڈمنٹس ہے یا اس کے ڈرافٹ کا حصہ تو نہیں تھی. ان کے ایک ممبر نے موو کی تھی اور اس نے واپس لے لی. تو مجھے تو نہیں پتا کہ ہمارے کسی ممبر نے ایسی کوئی تجویز موو کی ہے. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں آپ اس کو کسی طرح سے بھی گھمائے پھرائے. میں تو ابھی یہ بھی سن رہی تھی کہ جی اسپیکر صاحب نے استثنا لینے سے انکار کر دیا. مجھے نہیں پتا اسپیکر صاحب کے استثنا کی بھی کوئی بات تھی یا نہیں تھی. تو دیکھیں گفتگو بہت ساری ہوتی ہے، حقائق جو ہے جو سامنے آئے ان پہ انسان جو ہے وہ آگے دلائل دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے. مفروضات کے اوپر دلائل دینا جو ہے وہ میرے لیے تو کم ذرا مشکل ہے.
ٹھیک ہے چلیے اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سیر صاحبہ. اس وقت سارا زور جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اوپر پورا زور تھا اور پوری ان سے کوشش بھی ہو رہی تھی. ابھی سے کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے بھی خبر آئی کہ مولانا صاحب نے بھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان سے اتفاق کر لیا اور وہ بھی اس پورے ڈرافٹ کے اوپر جو اس وقت موجود ہے ڈرافٹ اس کے اوپر ایگری نظر آتے ہیں. لیکن اس پورے معاملے میں اگر ایک پولیٹیکل ایک سیاستدان کی حیثیت سے آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھوں, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بھی ایک بڑا سیاسی اور اہم فریق ہے لیکن اس پورے معاملے میں انہیں نہ صرف ارریلیونٹ رکھا گیا ہے اور بلکہ یہ ایک طرح سے زیادتی بھی ہے؟ اس کیوس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ کے وقت میں بھی بلاول بھٹو زرداری ہر ایک کے پاس گئے اور ایک براڈر کنسنسس کریٹ کیا. جو ڈرافٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں تھے اور ایک متفقہ ڈرافٹ پیش ہوا لیکن انہوں نے اس کے اوپر ووٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. اسپیکر قومی اسمبلی بھی 12 میٹنگز جو ہے وہ بلاتے رہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی دیکھیں ایوان میں پیش ہوا تو ہر ایک نے یہ بات کی. فاروق نائک صاحب جو چیئر کر رہے ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس, انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ ضرور اس کا پروسیس کا حصہ بنیں. آپ کس چیز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا, یہ حق آپ جو ہے پارلیمنٹ میں استعمال کریں اور یہ آپ قائمہ کمیٹیز میں کریں. اب اگر وہ کسی پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو دیکھیں ان کو سیاسی جماعت بننا ہوگا. یہ تو کہیں پہ لاجک نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نہ رہے پارلیمنٹ میں اکثریت تو آپ جو ہے وہ ڈیزائن دے دیں. آپ کی صوبوں میں اکثریت بھی ہو تو آپ جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں اسمبلیاں. آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اب بجائے یہ کہ پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ بننے کے آپ واک آؤٹ کر دیں. آپ کے سامنے جو ہے بل پیش ہوا, آپ کو بولنے کا موقع ملا, آپ جو ہے تقاریر وہاں پہ تو کریں جو آپ کا آئینی کردار ہے اس سے آپ انحراف کر لیں. آپ جو ہے قائمہ کمیٹی کے اندر ایک پروسیس کا حصہ نہ بنیں. دیکھیں جب آپ وہاں بیٹھیں گے پروسیس کا حصہ بنیں گے, اپنے دلائل دیں گے, اپنی تجاویز دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ پہ اتفاق ہو کچھ پہ اتفاق نہیں ہو, یا آپ کو بھی پتہ چلے کہ کس چیز پہ آپ نے اتفاق کرنا ہے کس پہ آپ نے نہیں کرنا. مگر یہ جو اس قسم کا جو رویہ ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف تو سیر صاحبہ یہ ساری قانون سازیاں ہو رہی ہیں, امینڈمنٹس کو لے کر آیا جا رہا ہے, دوسری طرف اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ایک جو بہت ہی بڑا اور اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ 3 MPO ہے, 16 MPO ہے, 144 ہے. اس کو مکمل طور پہ چونکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے, ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایک صوبے کی حیثیت سے جو وہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ وفاق کی طرف بھی اثر جائے گا؟ کچھ اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. احتجاج کا دائرہ چاہے وہ KPK کے اندر ہو چاہے پورے ملک میں کہیں بھی ہو, ایک پرامن احتجاج کے لیے جمہوری طریقے سے ایک حق فراہم کیا جانا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو آپ اس معاملے میں اپریشیٹ کریں گے کہ جو قانون سازی وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو ہر جو ہے پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریٹک پروسیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کو اپنے رویے میں پازیٹیوٹی لانی چاہیے. پرائم منسٹر نے خود ان کو جو ہے کال کی. گورنر صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے پراپر کوشش کرتے ہیں کہ رابطے میں رہیں, جہاں پہ کوئی کردار پازیٹیو ادا کرنا ہے ضرور کریں. اب یہ ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کب ایک کنفرنٹیشن سے نکل کے ایک پراپر کنسلٹیشن موڈ میں, ایک ڈیموکریٹک موڈ میں آئیں گے. احتجاج کبھی ہم نے پرامن ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر دفعہ احتجاج جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ ہوتا ہے, شدت پسندی کے ساتھ ہوتا ہے, انتہا پسندی کے ساتھ ہوتا ہے, دھمکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ رویہ جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. تمام صوبوں کو بالکل توجہ دینی چاہیے اپنے عوام کی بہتری کے لیے اور بہتر ماحول بنانے کے لیے اور اپنا ایک جو ہے کردار ادا کرنے کے لیے. ہر دفعہ یہ کہنا ہے کہ جی ہم وفاق کے ساتھ اس چیز میں شامل نہیں ہوں گے, میٹنگ بلائی جائے تو اس میں شامل نہیں ہوں گے, تو یہ ایک جو ہے نا بڑا غلط رویہ. اور یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہے, جب ان کی حکومت بھی تھی تب بھی اہم ترین جو ہے وہ جو معاملات تھے, جو میٹنگ تھی, ان میں جو ہے کبھی بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا عمران خان نے. یعنی جو ایون قومی اہمیت کے معاملات تھے, سیکورٹی کے معاملات تھے, وہ ان میٹنگ سے بھی نہیں بیٹھے. میں ایک آخری سوال آپ کے سامنے رکھوں گی سیر صاحبہ, معذرت کے ساتھ ایک آخری سوال آپ کے سامنے, وقت کم ہے میرے پاس. مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا بڑا بہترین کردار ادا کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب 27ویں آئینی ترمیم ماننے کے لیے اس کے ڈرافٹ پہ ایگری نہیں تھے. آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریف بھی کی کہ وہ انہی کی وجہ سے, انہی کے قائل کرنے کے اوپر اس چیز کے اوپر ایگری ہوئے ہیں. کیا کہیں پر کوئی ایسی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی تو احتجاج کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہے اس امینڈ کے خلاف, بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے تاکہ وہ اس احتجاج کو ختم کر سکیں اور پارلیمان میں واپس آ کے اپنی یقین دہانی جو ہے وہ کروا سکیں؟ دیکھیے
देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की एक सियासी तरबियत है, वो एक जो है लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं, वो जो है हमेशा जो है सबको साथ लेके चलने की जो है वो बात करते हैं। मैंने बताया ना, पहले भी उन्होंने एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है वो डेवलप किया, और अब भी मैं समझती हूँ, आप ही देखें कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है तमाम मामला के ऊपर दलाइल के साथ जो है कायल किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। ऑपोजिशन के खदशात और कई रोज की कयास सराइयों के ऐन मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का तूफान पाकिस्तानी सियासत के अंदर दाखिल हो चुका है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए 26वीं तरमीम से भी ज्यादा उजलत में है और ऐसे भाग रही है जैसे 27वीं तरमीम नहीं बल्कि एक आखिरी ट्रेन है जो शायद छूट रही है। हुकूमत चट मंगनी पट बया यानी कि 27वीं आईनी तरमीम को हर हाल में नवंबर में ही मंजूर कराने के चक्कर में है, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन इत्तेहाद ने आईनी तरमीम के खिलाफ आज से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। नारा लगाया जाएगा कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट ना चलने देने और हर सूरत तरमीम का रास्ता रोकने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान में इतनी जान नजर नहीं आ रही, क्योंकि नंबर गेम में हुकूमत का पलड़ा सिर्फ भारी ही नहीं बल्कि सारे के सारा हुकूमती हक में झुक गया है। हद तो यह है कि इस बार हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के सहारे की जरूरत भी नहीं रही। इस वक्त ऑपोजिशन से ज्यादा एक बड़ा सवाल हुकूमत के ताक़ुब में है कि नवंबर में ही आईनी तरमीम की मंजूरी जरूरी है या फिर कोई मजबूरी है। ये इस्लाहात हैं या आईनी बंदोबस्त का एक नया खेल है। एक आम नुक्ता यह है कि एक ऐसे वक्त में जब विफाक आइन में तरमीम करने के लिए बेचैन है और खबरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजावीज़ भी हुकूमती टेबल पर है, तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन तमाम मामलात से इतनी लाताल्लुक़ क्यों नजर आ रही है। चंद दिन पहले यह खबर हमारे सामने आई थी कि इस 26 नवंबर एहतजाज केस में इस्लामाबाद की पुलिस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गिरफ्तारी के एक मिशन पर है। तो ऐसे में यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि क्या ये महज कानूनी कार्रवाइयां हैं या फिर सियासी दबाव बढ़ाने का कोई हरबा। इस नई पेशरफ्त के बाद क्या अब भी सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से मिलने अडियाला जेल के बाहर जाने का रिस्क लेंगे या फिर कुछ एहतियात से काम लेंगे। एक और अहम नुकता है कि पीटीआई की हुकूमत सूबे में दफा 144, 16 एमपीओ और 3 एमपीओ जैसे कवानीन में जो इस्लाहात लाना चाह रही है उसके नए खदोखाल ऐन मुमकिना तौर पे क्या हो सकते हैं, और 12 नवंबर का ऑल पार्टीज जिरगा इसमें कौन कौन सी सियासी जमातें शिरकत करेंगी, इसी के ऊपर बात करने के लिए भाई वजीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा से आफ्ताब आलम साहब, हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आफ्ताब आलम साहब, एक तो जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे सामने वो ये है कि एक इजलास हुआ सुहेल आफरीदी साहब की सरबराही में और उस इजलास में आप भी शामिल थे। 3 एमपीओ, 16 एमपीओ और दफ़ा 144 में तरमीम का जो एक फ़ैसला है वो आप लोगों ने लिया। क्या वजह बनी कि आपको ये फ़ैसला लेना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर तो नुक्ता यही है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जाए। इसको आप लोग इस्लाहात की सूरत में लेकर आएंगे या क्या आप लोगों का जहन है जो रुकनी कमेटी 4 रुकनी कमेटी बनाई है वो क्या करेगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जी। जो हमारी 3 एमपीओ सेक्शन 144 और 16 एमपीओ और इसी तरह बाकी जो ड्रैकोनियन लॉज हैं तो उसके हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की उस दिन और इसमें एक कमेटी फॉर्म की जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। जितनी भी हमारे इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है काफी सारा। देखिए, इस तरह है कि ये ड्रैकोनियन लॉज है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके आप पॉजिटिव साइड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज काफी होता रहा है और हो रहा है, और खास तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो है ये बड़ा आसान टूल है। पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे खिलाफ 3 दफा 3 एमपीओ जो है वो जारी की गई और फिर जो है पेशावर हाई कोर्ट हमने उसको डिसमिस कराया। इसी तरह हमारे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वर्कर जो हैं वो इस लॉ के मुताबिक या इसके अंदर जो है वो विक्टिमाइज हुए।
اس کے ساتھ ساتھ باقی سیکشن 104 آپ دیکھ لیں تو اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ چلیں ان کا جو یوزز ہیں وہ تو اپنی جگہ، جو اس کی مس یوز ہوتی ہے اس کے اوپر ایٹ لیسٹ چیک رکھا جائے اور وہ چیک جو وہ افیکٹو طرح سے ہو، اور خاص طور پہ اس کے لگانے والے جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو کسی نہ کسی فورم کے اوپر. تو یہی ہمارا مقصد ہے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اور اس میں بہتری لائیں گے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مین میڈ لاز ہیں اور اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں آفتاب عالم صاحب. ایک لمبے عرصے تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ راستہ ہموار کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کا جو پرامن طور پہ احتجاج کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر امن و امان کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور احتجاج میں عمومی طور پہ اس قسم کے رویے ہمیں نظر آتے ہیں، تو اب آپ کے اس کے بدلے میں ریفارمز کی بجائے کوئی نیا قانون لانے پر سوچ رہے ہیں جس کے اندر کچھ ان کو سپیس دی جائے گی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، یا پھر اصلاحات کی کوئی ایسی صورت لانا چاہتے ہیں تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کیونکہ امن و امان کے لیے اگر کوئی شخص خطرہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی گرفتاری بھی ہوگی، اور سیکنڈ پارٹی اس کو ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دیتی ہے. تو اس اثر کو آپ لوگ زائل کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں امن و امان کے لیے اگر خطرہ کوئی ہے کوئی فورسز، تو اس کے لیے باقی قانون میں بھی کافی گنجائش موجود ہے. ہمارے پینل لاز ہیں، باقی لاز ہیں. تو میرا نہیں خیال، دیکھیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایٹ لیسٹ استعمال نہ ہو. پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آئین نے ایک حق دیا ہے تو کون سا قانون جو ہے اس کو روک سکتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہوتے ہیں اس طرح لوگ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کہ اس میں ریفارم لائے جائیں کہ اس قانون کا مثبت استعمال ضرور ہو لیکن اس کا منفی استعمال جو ہے اس کو روکا جائے، اس کو چیک کیا جائے کسی نہ کسی لیول کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن آفتاب عالم صاحب، جیسے میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھتی ہوں کہ جو 3 MPO ہے وہ یہ ہمیں حق دیتا ہے قانونی لحاظ سے کہ اگر کہیں پہ خطرہ آپ کو کسی سے محسوس ہو رہا ہے، کسی احتجاج سے یا کسی ایک فرد واحد سے، تو ایسی صورت میں بغیر عدالتی حکم کے گرفتاری ممکن ہوتی ہے 3 MPO کے تحت. لیکن اگر یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر راستہ کیا ہوگا؟ آپ قانون کو سمجھتے ہیں، اگر ہماری رہنمائی آپ کریں، ہمیں بتائیں پھر قانون کے پاس راستہ کیا ہے؟ بغیر عدالتی حکم کے گرفتاری کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں جی، قانون میں ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ کے کافی سارے جو ہیں سیکشن 188 189 243 یہ سارے موجود ہیں. اور جہاں یہ صرف اور صرف ایک نہیں ہے کہ آپ 3 MPO میں کسی کو بھیج دیں. ہاں 3 MPO صرف پریفر اسی لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی FIR لانچ نہیں ہوتا، تو آپ کسی کو بھی اٹھا کے تو میں بند کر سکتے ہیں. پھر اگر وہ آرٹیکل 199 کے انڈر جو ریٹ پٹیشن میں چلا جائے تو عدالت سے ریلیف لے سکتا ہے. نہ ہو تو اس میں کوئی ڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے، وہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے بھی کسی کو جو ہے وہ جو ہے ایبسٹین کیا جا سکتا ہے، ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. تو ہماری پلی یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو. باقی اس کے پازیٹیو سائڈ ضرور ہوں گے، لیکن اس میں اس کی جو مس یوز ہے ہم ایٹ لیسٹ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیک پیدا کی جا سکے. صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا آفتاب صاحب کہ آپ اپنے طور پہ خیبر پختونخوا تو یہ قانون سازی کر رہا ہے اور یقینی طور پہ یہ قابل تحسین بھی ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو کنسر ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپنے طور پہ اگر آپ یہ فیصلہ اپنے صوبے کی حد تک کرتے ہیں تو فیڈرل کی سطح تک اس کا کچھ اثر جا سکتا ہے اور وہاں پر بھی اس پہ غور و خوض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا الحمدللہ ہماری پوزیشن ہے، تو میرے خیال میں کوئی بھی تھوڑا بہت اگر پولیٹیکل سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ آئندہ کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا سٹانس ہے، جو ہماری کارکردگی ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुनियाद के ऊपर हम एटलीस्ट 2 टेन्योर और भी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो हमारा यही इरादा है कि हम अपने मुखालिफिन को भी जो है वो सेफ गार्ड करना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हम अपने मुआशरे में, अपने निज़ाम में जो है वो नहीं चाहते। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है हम तो यही चाहते हैं कि वो भी होश के नाखुन लें और जो ये कर रहे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है, फंडामेंटल राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करने की, और कोई भी अगर उसको जो है कोई भी रंग दे सकता है। बहुत सारे इश्यूज पे मुझे बात करनी थी लेकिन माजरत के साथ वक्त मेरे पास कम था। आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की गूंज बदस्तूर बरकरार है। एक तरफ तरफदार तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी बिल आखिर एहतजाज के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने आईनी तरामीम को निज़ाम के खिलाफ जुल्म करार देकर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद भी इस कॉल पर तहरीक इंसाफ का साथ दे रहा है, जिसका आगाज आज अलामती एहतजाज से हो चुका। सियासी मौसम की बात करें तो तहरीक इंसाफ के लिए मतला साफ नहीं, क्योंकि जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं तो फिर इस मेले में कौन खुलकर खेलेगा। अपोजिशन 27वीं तरमीम को शख्सियात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करार दे रही है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजबूत और अदालती इख्तियारात महदूद होंगे। अदालती बहरान की गर्दान तो 26वीं तरमीम के दौरान भी देखने को मिली। अब बात और भी आगे निकल चुकी, क्योंकि सदर और वज़राए आला के फौजदारी मुकदमात से इस्तस्ना की सूरत में निजात की बात भी चल रही है। जहां पर दीगर मुजव्विज़ा तरामीम का तनाज़ा है, वहां एक और हुकूमती इरादा है। खबर है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम भी शामिल की जा रही है, जिसके तहत सूबे का नया नाम मुमकिना तौर पर पख्तूनख्वा तजवीज़ हो सकता है। यहां पर यह सवाल अहम है कि इस नए आईनी खदोखाल का सारा उबाल किस पर गिरेगा। क्या खुद आइन भी इन मुमकिना नई तरामीम का बोझ उठा पाएगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। माजिद निज़ामी साहब ये बताइएगा कि जब भी कानून साजियाँ होती हैं तो अमूमी तौर पे अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए की जाती हैं, मगर ऐसा लगता है कि शायद इस सिस्टम की मजबूती के लिए काम हो रहा है। गो कि अगर सिस्टम भी मजबूत होता है तो क्या मौजूदा तरामीम इस सिस्टम के तहत हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर चली जाएंगी, या आपके जहन में भी इंतशार को लेकर खदशात ज़्यादा हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसको 2 पॉइंट्स में तकसीम करना चाहिए। एक तो आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का किरदार क्या होना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या इन तरामीम में अवाम के लिए कुछ मौजूद है या नहीं। तो पहले नुक्ते में मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जिस वुसअत कल्बी का और जिस बुर्दबारी का और तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए था वो उनकी जानिब से नहीं किया गया। दूसरा मामला ये है कि इस तरमीम के मसले के अंदर जिस तरह से मुशावरत का दायरा वसी करना चाहिए था वो नहीं किया गया, बल्कि ये तासुर दिया गया कि चूंकि हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं तो इसलिए कोई हमारा साथ दे या ना दे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि जब आप आइन में तरमीम करते हैं तो उसमें इन चीजों को बिल्कुल मलहूज़े खातिर रखा जाता है कि आपके पास नंबर्स हैं या नहीं। हमारे सामने 18वीं तरमीम की 1973 के आइन की और बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें हुकूमतों के पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन उन्होंने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए मुतफिका तौर पर कवानीन को मंजूर करवाने की कोशिश की, ताकि आइन जो है वो किसी इख्तलाफ राय का या मुखालफत का तकसीम का शिकार ना हो। तो पहला मसला तो ये है इस तरमीम के अंदर कि इसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी तकसीम नजर आती है, और डेफिनेटली उस तकसीम का मुस्तकबिल में नुकसान होगा कि जब आप किसी तरमीम को मुतनाज़िया बना दें या मुतनाज़िया तरीके से उसे इंट्रोड्यूस करवाएं, और जिसके बारे में 4-6 महीने से पहले से ये कहा जा रहा हो कि हम ये कवानीन बना देंगे, मखसूस रजिस्ट्रों के फैसले से हमें फायदा हुआ है, अब एक फ्लड गेट आएगा कवानीन का। दूसरा नुकता अहम इसलिए है कि इस तरमीम के मसले में अवाम के लिए क्या कुछ मौजूद है। तो यहाँ पर भी हमें एक
नफी का सामना होता है कि हमें ये जवाब मिलता है कि इसके अंदर अवामी मसाइल के हवाले से चीजें मौजूद नहीं है। अदलिया हो, आईनी अदालत हो, अज खुद नोटिस का मामला हो, इन पे तो बात की जाती है, तरामीम लाई जाती है, लेकिन लोअर जुडिशरी के अंदर, जिली अदलिया के अंदर अवाम को रोजमर्रा के जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, अवाम को मुकदमात के इल्तवा का, तवालत का शिकार जो मामलात हैं उनका सामना करना पड़ता है, उसके लिए ना तो वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ कोई मुशावरत की है, ना सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर इन बेसिक मसलों का हल निकालें। वो जो लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है, वहां पर प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं, उनको दुरुस्त नहीं किया गया। तो जब आप उन चीजों को जो अवामी मुफाद और अवामी भलाई और बेहतरी से मुतल्लिक है उनको आप डिफाइन नहीं करते या उनके ऊपर काम नहीं करते और मुख्तलिफ जो शिके हैं जो गवर्नमेंट से मुतल्लिक हैं उन पर काम करते हैं, तो उससे ये तासुर मजबूत होता है कि बहरहाल ये शख्सियात के लिए कानून साजी की जा रही है, अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप ये बजा फरमा रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, लेकिन जिस तरह से आपने फ्लड गेट की बात की क़वानीन के हवाले से, तो मतलब ये खदशात अभी फिर से दोबारा से सर उठा रहे हैं कि जैसे 26वीं के बाद कहा गया कि 27वीं आएगी, 27वीं आ गई और एन मुमकिन है ये मंजूर भी हो जाएगी, कुछ तरमीम इसके अंदर ऐड होंगी, कुछ निकल जाएंगी चीज़ें, और 28वीं का रास्ता भी हमवार होगा। क्या मैं दुरुस्त समझ पा रही हूँ? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले असम्बली के अंदर हमने 26वीं आईनी तरमीम में वोट्स का मसला देखा कि किस तरह से वोट मैनेज किए गए, लोग रातों को लाए गए। अब वो मसला हल हो चुका है, अब गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे हैं। तो जब नंबर्स पूरे हैं और एक अनफिनिश्ड एजेंडा मौजूद है, 26वीं आईनी तरमीम में हमने ये बाज़गश्त सुनी कि जी खुद नोटिस पे भी हो सकता है मामला, इसी तरह जजेस की ट्रांसफर जो है उसके मसाइल भी मौजूद हैं, तो इसके लिए फिर एक नई तरमीम लाई जाएगी। अभी जो है वो बेसिक काम किया जाए। और जब हम अब 27वीं आईनी तरमीम को सुन रहे हैं, अभी माजिद निज़ामी साहब, ये जो जजेस की भी आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी हमें एक इख्तलाफ नजर आता है। गो कि ये ऐन मुमकिन है कि कानून को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सिस्टम के तहत की गई होगी जजेस के ट्रांसफर के हवाले से, लेकिन इसके अंदर भी एक शायबा उठता है, वो ये है कि शायद एक इंतकाम की नज़र से इसको देखा जा रहा है, इंतकाम की इसके अंदर से बू आ रही है। और दूसरा जो आईनी अदालत की आपने बात की, तो सबसे बड़ा इख्तलाफ भी ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग से मुतवाज़ी एक आप आईनी अदालत खड़ी कर रहे हैं, मगर जो असल स्टेक होल्डर है जिनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, बदकिस्मती से उनको नहीं लिया गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आईनी अदालत जो तश्कील पाएगी, और उसके ऊपर पहले ही अनाउंस कर दिया गया, पता चल गया कि जी हुकूमत की तरफ से पहला बैच इसका जो है वो मुरतब किया जाएगा, तरतीब दिया जाएगा। अब जब पहले ही बैच के ऊपर जो है वो आप हुकूमत की छाप लगा देंगे, तो आप ये कैसे मुमकिन बनाएंगे कि वो अगले जो बैच होंगे या जिन केसेस का वो फैसला करेंगे या जिनके ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी, वो किसी भी हुकूमती असर से बालातर होकर आगे बढ़ेंगी? ये भी तो मसले मसाइल उठ गए ना। जी बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जब हम इसको हल्का सा माजी से रिलेट करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि जजिस की ट्रांसफर का जो मामला है या उससे मुतल्लिका जो चीजें हैं वो 26वीं आईनी तरमीम में बतौर गपशप तो डिस्कस की गई। तो अब क्या एग्जेक्टिव की जो मुदाखलत है वो अदलिया में इस हद तक बढ़ जाएगी कि क्या कोई जज फैसला लिखते हुए ये तो नहीं सोचेगा कि अगर मैंने ये फैसला लिख दिया तो हो सकता है मुझे फौजदार बेंच में, सिबी बेंच में या बहावलपुर बेंच में कहीं भेज दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से हुकूमत खासी परेशान और गैर मुतमईन नजर आती थी। तो अदलिया की आजादी को इंश्योर करने के लिए जब रियासत एक पैटर्न बनाती है तो उसमें इस चीज को यकीनी बनाया जाता है कि कोई जज फैसला लिखते हुए ये ना सोचे कि क्या मुझे इसके बाद हुकूमत की जानिब से किसी इंतकाम का सामना करना पड़ सकता है या नहीं। तो अब ये चीज एक तरह से मजबूत होती नजर आ रही है। आईनी अदालत का मसला ये है कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब 26वीं आईनी तरमीम आईनी बेंच के सामने जेर समात है तो हुकूमत कैसे 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये चीजें ला रही है कि बेंच की बजाय एक आईनी अदालत होगी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं इस बात की यकीन दहानी या इस बात का इत्मीनान मौजूद है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो केस है वो उनके लिए खतरे का बायस नहीं है। तभी आप अगली कानून साजी पे जा रहे हैं ना। जब अगर आपका पहला कानून ही अदालत में जेर समात हो और आपको वहां से किसी परेशानी का सामना हो तो नई कानून साजी पर हुकूमत फोकस नहीं करती।
لیکن جب آئینی ترمیم ایک اور لائی جا رہی ہے اور اس اطمینان کے ساتھ لائی جا رہی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں اس محاذ پہ کسی خطرے کا سامنا نہیں ہے. تو جب یہ کانفیڈنس آپ لے کے چلتے ہیں تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں میں کہیں نہ کہیں میلافائڈی یا بدنیتی کا عنصر موجود ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ماجد نظامی صاحب موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.